मित्रों, हमारे बीच हैं इतिहासकार और विद्वान डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। जुगनू जी, चूंकि राजस्थान का स्थापना दिवस है, तो बताएं कि राजस्थान की स्थापना में राजस्थान जो एक राज्य बना, उसमें मेवाड़ की रियासत का क्या योगदान रहा? लालच साहब, एक ख़ास सवाल आपने कर लिया है और मुझे सौभाग्य और फ़ख्र दोनों ही है कि हम मेवाड़ के हैं। ये बात इसलिए भी मायने रखती है कि राजस्थान को क्या कहें, भारत के निर्माण में मेवाड़ का बड़ा योगदान है। देश आज़ाद हो गया और देश बनाने निकल पड़े सरदार पटेल, और उनका मुख्य ध्येय था मेवाड़। उनके कदम मेवाड़ की तरफ बढ़े और महाराणा से मिले। महाराणा आधुनिक विचारों के जनक महाराणा भूपाल सिंह। और आप देखिए, इनकी जो भी चर्चा रही और समझौता इस बात पे हुआ कि मोहन सिंह जी और मनोहर सिंह जी सब साथ थे। बातचीत हुई कि महाराणा का ये फैसला रहा कि मेवाड़ भारत के साथ है, बल्कि उनका ये कहना था कि मैं कहाँ रहूँगा, ये फैसला तो मेरे पुरखों ने पहले ही कर दिया है। ये लाइन बड़ी मायने रखती है हमारे यहाँ। तो आप देखिए कि वो मेवाड़ जो भारत में विलय के लिए लोगों ने बल्कि क्या क्या नहीं लिखा है ना। सारा पेली सिसोदिया जैसे दोहे लिखे कि भली न की भोपाल सिंह और सारा पेली सिसोदिया, ऐसे दोहों से महाराणा को कोसा हो। लेकिन ये सबसे बड़ा फैसला था भारत के निर्माण का, जिसकी नींव इस उदयपुर में, इस राजस्थान। बल्कि मैं इसको इस लाइन को इस रूप में देखना और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के देश के निर्माण की जो शुरुआत की बुनियाद है वो उदयपुर में राजस्थान के पास है। तो राजस्थान के निर्माण में तो अपने आप ही तय है कि मेवाड़ का बड़ा सहयोग। बल्कि आप देखिए, यदि हम ये जो पतंगाकार राजस्थान है और इसमें एक यज्ञोपवीत की तरह से ये जो कैम्बियन युग की अरावली पर्वतमाला है, इसको बहुत अच्छे स्तर तक, अच्छी लंबाई तक, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि इस अरावली के समानांतर हमारी सीमाएं जो मेवाड़ की खानवा तक थी, अलवर तक थी, या बल्कि दिल्ली के मुहाने तक थी, यानी ये पूरी अरावली जो हमारे पास। तो मेवाड़ यदि विलय होता है तो अकेला केवल उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या राजसमंद या उदयपुर ज़िले नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी रेंज। तो राजस्थान का ये जो हरा भरा पहाड़ी वाला इलाका है, मैं तो उसको उस रूप में देखता हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश की सीमाओं में मेवाड़ की सीमा, ये जो अरावली देन ही मेवाड़ से शुरू होती है। हालांकि शुरुआत गुजरात से हो गई है, आरासुरा के इधर से देवी का, लेकिन मुझे लगता है कि मेवाड़ इस अरावली के समानांतर, जहाँ की बोलियाँ, जहाँ के आचार व्यवहार, विचार, वेशभूषा, भाव, भगिनी और भाषा, ये सारी मुझे लगता है मेवाड़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बताएं कि मेवाड़ ने जो पहल की भारत में शामिल होने में, उसके बाद क्या प्रदेश की उस वक्त कल्पना ही नहीं थी राजस्थान कैसा होगा, क्योंकि रियासतों का एकीकरण हो रहा था। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या जो कल्पना थी महाराणा की उस वक्त और आज़ादी के बाद जो मेवाड़ की उन्होंने भारत के साथ परिकल्पना की, उन दोनों सपनों में कैसा सामंजस्य रहा? मुझे ऐसा लगता है कि सरदार पटेल ने बहुत सम्मान के साथ महाराज प्रमुख जैसा पद मेवाड़ को दिया, तो वो मेवाड़ के प्रति एक सम्मान था। और भारत जैसा महाराणा के सपनों में था, या राजस्थान जैसा महाराणा के सपनों में था, मैं उसको इस रूप में कहूँ तो सबसे सम्मानित स्थान ही, बल्कि वो सीधे सपाट शब्दों में तो कई कारणों से मेवाड़ ईर्ष्या का कारण भी बना। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है मुझे कि जैसा महाराणा ने सोचा वैसा राजस्थान का निर्माण कई चरणों में होते होते होता चला गया। एक और ख़ास बात थी कि ये सोचा गया कि मेरी बोलियाँ, मेरा पानी, मेरी धरती, ये एक सम्मान बना रहे। तो लालच साहब, मैं इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि ये सम्मान बना रहा। उन्होंने कहीं भी ये इस तरह का नहीं चाहा कि मुझे नीचा देखना पड़े या कुछ करना पड़े, बल्कि ये कितनी बड़ी धारणा थी कि उस समय मेवाड़ ने पहल की कि मेरा सिक्का 20 आने वाला हो, 16 ना हो तो भारत सरकार का सिक्का भी
20 5 पैसे वाला मतलब मुझे लगता है वो जो एक छोटी सी बात है, लेकिन कि साहब ये मतलब 20 आने का, तो मुझे लगता है ये जो विंशोपक या 20 की जो छटा थी ये भारत के साथ। जुगनू जी, जो हिंदी भाषा जिसमें हम बात कर रहे हैं, चूँकि आज़ादी के बाद एक परिकल्पना थी कि भारत की अपनी एक भाषा होगी, और बाद में हिंदी का निर्माण जिसमें साहित्यकारों, समाज, हर वर्ग के लोगों का हिस्सा रहा। मेवाड़ ने आधुनिक भारत में हिंदी के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा भी बताएं। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, बल्कि ये आपके दिमाग में ये सवाल कैसे आया मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये सच है, ये सच इसलिए भी है कि महाराणा सज्जन सिंह और उनकी हिंदी के आधुनिक कवि, आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ देशे पंचरत्नानि कांटा भाटा च पर्वता, ये जो श्लोक या जो ये है, मुझे लगता है आप देखिए ये जो राष्ट्रभाषा के लिए, राष्ट्र के लिए या राष्ट्र की चेतना के लिए हिंदी का जो पहला और सबसे खूबसूरत अखबार था, सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर के प्रेस से प्रकाशित होना, और इतना सबसे सुंदर अखबार था, साप्ताहिक। और हालांकि बाद में वो जो प्राय प्रत्येक अखबार का हश्र होता है वो हुआ कि वो एक गजट हो गया, लेकिन जो उसकी शुरुआत थी, बंशीधर वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की, आप देखिए उसमें कितनी खूबसूरत भाषा लिखी जाती थी। एक अखबार और था, वो निजी स्तर पे शुरू हुआ था, तार की समाचार, वो भी उदयपुर से शुरुआत हुई, और उसमें भी जो कॉलम बांट के समाचारों को फिक्स करके दोनों साइडों में विज्ञापन लगा के, टाइम लाइन, डेट लाइन, नीचे वो, ये सारे के सारे जो नियम मुझे लगता है जो अखबारों को जो पुख्ता बनाते हैं वो मेवाड़ से देन या मेवाड़ से। या एक और जो मुझे खास पक्ष लगता है, उसके लिए भी भारत को मेवाड़ का ऋण मानना चाहिए, वो था कि इतिहास देशज भाषा में लिखा जाए, स्वदेशी भाषा में। उस समय चूँकि फारसी थी, फारसी वो नहीं जो फारसी लिपि वाली, फारसी वो जो हम लोग बोल रहे हैं अभी, ये इसी में जो उर्दू बहुल शब्द हो गया तो फारसी हो गई। तो चूंकि ये एक परंपरा थी, तो सबसे बड़ा देश का इतिहास कवि राजा श्यामल दास के हाथ से यहाँ लिखा गया। उस दौर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए महाराणा ने जो प्रयास किए, इसके पीछे हालांकि भूमिका श्यामल दास जी की थी, लेकिन सबसे बड़ा काम की खूबसूरत प्रेस, लेटर प्रेस, सुहाने अक्षर वाला, और इतनी बड़ी साइज में यदि वो ग्रंथ छप के आता है। इसके अलावा सभा प्रकाश ग्रंथ, फतेह प्रकाश जैसा ग्रंथ, कई सारे हिंदी के जो काम यहाँ से शुरुआत हुई, तो एशियाटिक सोसाइटी तक को इस बात के लिए लोहा मानना पड़ता था कि यदि हिंदी यदि करवानी किसी लेख की तो उदयपुर के लोग करेंगे। ये सम्मान आप देखिए, ये मेरे ख्याल से कई और उदाहरण भी नहीं है। कितने सारे अंग्रेजों के लेखों का अनुवाद यहाँ हुआ। खुद ओझा जी को ये कोशिश करके यहाँ की हिंदी साहब मेवाड़ में कैसी बोली जाती है, तो यहाँ की शुरुआत आप देखिए। मेवाड़ का इतिहास लोग पढ़ लेंगे, इसके लिए खेमराज कृष्णदास वेंकटेश्वर स्ट्रीम प्रेस वालों को भी टोड का अनुवाद कराना पड़ा कि साहब ये, क्योंकि मेवाड़ के लिए कहीं न कहीं एक तो छवि, दूसरा उसका एक जो पृष्ठभूमि थी, तो लोग जानना भी चाहते थे। आप देखिए, मुझे एक और चीज़ के लिए जिसका मैं फ़ख्र भी है, और ये बात मैं कई बार कहता भी हूँ, कि वीर विनोद एक ऐसा ग्रंथ था जिसको पढ़ने के लिए कई अंग्रेजों ने हिंदी सीखी। ये मेवाड़ की इससे बड़ी देन क्या होगी साहब। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम किया। महाराणा व्यक्तिगत तौर पर उस वक्त हिंदी के बड़े पक्षधर थे, और यहाँ तक कि बातचीत में, संवाद में हिंदी का इस्तेमाल करते थे, और हिंदी विश्वविद्यालय की उनकी एक परिकल्पना थी जी। इसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताएं। महाराणा साहब चाहते थे कि मेवाड़ का अपना एक विश्वविद्यालय हो। ये बहुत बड़ा सच है कि मेवाड़ का अपना एक संविधान बना, लागू नहीं हुआ, ये बात अलग है, क्योंकि स्थितियाँ नहीं रही, देश आज़ाद हो गया, नई स्थितियाँ हमारे सामने पी, लेकिन हिंदी विश्वविद्यालय की उनकी बड़ी, आप देखिए ये वो दौर था जब महादेवी वर्मा हिंदी सम्मेलन के लिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए यहाँ आती। यहाँ का इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये सब मिलकर नागरी प्रचारणी सभा की शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ का जो नागरी प्रचारणी पत्रिका है वो शुरुआत हो रही है। मायूर प्रसाद जी द्विवेदी का संपर्क उदयपुर तक, यहाँ के जितने लेखक थे,
मोहनलाल जी, विष्णुलाल जी पंड्या, ये सब लोग उन सब मैगजीन्स में लिख रहे हैं। मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये एक प्रेरणा काम कर रही थी मेवाड़ के हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। बाद में इस अंक को या इस अंग को पंडित जनार्दन राय नागर ने आगे बढ़ाई और उन्होंने सबके लिए, मतलब सेवा भावियों के लिए भी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जुगनू जी, आखिर में एक संक्षेप में साधारण सा प्रश्न पूछूंगा कि मेवाड़ की परिकल्पना के बगैर भारत की परिकल्पना भी अधूरी है और राजस्थान की परिकल्पना तो खैर हो भी नहीं सकती। राजस्थान में मेवाड़ की क्या भूमिका है, ख़ास तौर पे आज़ाद भारत में? देखिए, मैं मेवाड़ की भूमिका के लिए मुझे डॉक्टर DS कोठारी याद आते हैं। हमारी जो आज की शिक्षा पद्धति है, वो कोठारी साहब को हम लोग विस्मृत नहीं कर सकते। कोठारी आयोग, या बल्कि कर्मचारियों के लिए जो बड़े बड़े भौतिकविद उन्हें बराबर का शायद दुनिया के बड़े भौतिकविदों में मानते थे। सबसे ज़्यादा जापान उनको कितना बड़ा सम्मान करता है। मुझे लगता है वो एक वैज्ञानिक संत थे। जब मैं चौथी क्लास की हिंदी के लिए पाठ लिख रहा था वैज्ञानिक संत, तो मुझे सबसे बढ़िया पाठ, मैंने कहा DS कोठारी को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों को जानना चाहिए जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी देन दी, आधुनिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए 10+2 ये जो भी। मुझे लगा एक और देखिए आप कि जनार्दन राय नागर यहाँ के हुए, फिर आप देखिए ब्रज से लेके यहाँ तक का जो रिश्ता है मीराबाई से लेके, वृंदावन तो उस समय स्थापित ही हो रहा था और मीराबाई ने गा दिया माने आली माने लागे बंदावन को, तो मेवाड़ की छवि वहाँ तक राजस्थान को बांध गई। एक और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मेवाड़ के बगैर, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में बहुत कुछ क्षेत्र जो है, वो चाहे भाषा हो, चाहे भाव हो, चाहे सृजन की परिकल्पना हो, या और भी प्रशासनिक अधिकारी, ये जो भी कुछ, मुझे लगता है मेवाड़ अपने हिसाब से कहाँ तो प्रताप है, कहाँ मीरा है। मैं तो आसाम भी गया था तो मुझे लगा कि मेवाड़ को इसलिए याद किया जाता है, तो मुझे लगा कि मेवाड़ केवल मेवाड़ तक नहीं, इसका देश निर्माण में भी, राजस्थान के निर्माण में तो कहना ही क्या है। यदि यहाँ की धरती धोरा की है तो यहाँ की धरती मेवाड़ की भी है। मित्रों, ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू, जिनसे हम बात कर रहे थे मेवाड़ और राजस्थान के संबंध के बारे में।